नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से आई एम श्योर लगातार आप चंडीगढ़ बिल के बारे में सुन रहे होंगे। बताया ये जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने वाली है ताकि चंडीगढ़ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। और इसको लेकर पंजाब सरकार काफी ज्यादा विरोध कर रही थी। खुद जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है। आप देख सकते हो ये खबर, द चंडीगढ़ बिल कंट्रोवर्सी एंड व्हाई पंजाब इज प्रोटेस्टिंग। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये बिल एग्जैक्टली है क्या, इसके लाने से क्या होगा और केंद्र सरकार ने कैसे यहां पर चीजों को बदला है। मतलब अब जाकर जब प्रोटेस्ट हो रहा था इतना सारा, इसके बाद क्या क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर 2027 का यूपीएससी बैच दोस्तों 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और स्पेशली अभी प्राइस स्लैश के कारण काफी हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 2027 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी आपको इसी बैच में कराई जाएगी। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो वो भी बैच अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अभी जो विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें केंद्र सरकार ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही थी। मतलब बोला यह जा रहा था कि इस विंटर सेशन में ये बिल आ सकता है और 131st अमेंडमेंट बिल ये हो सकता है। और इसके वजह से बेसिकली चंडीगढ़ आज के डेट में आप सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनों का एक तरह से कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है और आर्टिकल 240 के अंडर में लाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब 131st अमेंडमेंट बिल अगर पास हो जाता तो चंडीगढ़ जो है वो आर्टिकल 240 के अंदर आ जाता। मैं आपको बताऊंगा इसका इंप्लीकेशन क्या होता है। लेकिन ये जैसे ही बात सामने आई तो इसकी वजह से लार्ज स्केल पॉलिटिकल अप्रोच पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, सभी इसको अपोज कर रहे थे। खैर, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये जो बिल है वो प्रपोज क्या करता है। बेसिकली जो बिल लाने वाली थी सरकार, मैं लाने वाली थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब केंद्र सरकार थोड़ा पीछे हट गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन करेंटली अगर आप देखोगे जो चंडीगढ़ है, आप सब जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है। जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। अब उसमें अलग अलग चेंजेस हैं हर एक यूनियन टेरिटरी में, लेकिन उसी प्रकार से चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पंजाब और हरियाणा दोनों का ही कैपिटल है और आर्टिकल 240 के अंडर में इस अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती। मतलब अगर ये आर्टिकल 240 के अंदर में आ जाता यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, तो इससे प्रेसिडेंट को पावर मिल जाती जो भी यूनियन टेरिटरी के अंदर चेंजेस करने हैं। तो आप एक तरह से समझिए कि अगर प्रेसिडेंट के पास पावर मतलब केंद्र सरकार के पास पावर, जो एनडीए बीजेपी सरकार पावर में है, वो जो चाहे जो है चंडीगढ़ के साथ कर सकती थी। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या होते, बेसिकली अभी आप देखोगे तो चंडीगढ़ में कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। जैसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, आपका जैसे अंडमान निकोबार हो गया, पुडुचेरी हो गया, दमन एंड दीव हो गया, तो इन सब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेकिन चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। तो अगर ये आर्टिकल 240 के अंदर में आ जाएगा तो केंद्र सरकार प्रेसिडेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं चंडीगढ़ का, और साथ ही साथ डायरेक्ट कंट्रोल चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। मतलब केंद्र सरकार के पास पावर आ जाएगा। अब केंद्र सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? केंद्र सरकार कह रही है बेसिकली हम जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है चंडीगढ़ के लिए उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ये केंद्र सरकार अपनी तरफ से सफाई दे रही थी। अच्छा, यहां पर आपके मन में बार बार सवाल आ रहा होगा कि ये आर्टिकल 240 क्या है एग्जैक्टली। देखो, आर्टिकल 240 अलाउ करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जो भी यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 240 के अंडर में है उसमें जो भी रेगुलेशन करना है उस यूनियन टेरिटरी का, वो प्रेसिडेंट कर पाएंगे। कहने का मतलब कि हमारे देश में कई सारी यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो वो आर्टिकल 240 के अंडर में नहीं है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये 3 जो यूनियन टेरिटरी हैं वही आर्टिकल 240 के अंदर में आते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से चंडीगढ़ को भी आर्टिकल 240 के अंदर में अगर लाया जाता तो इसकी वजह से जो प्रेसिडेंट और सेंटर हैं वो बाइंडिंग रेगुलेशन जारी कर सकते थे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, गवर्नेंस को लेकर जो भी डायरेक्शन है वो बाइंडिंग हो जाता, वो चंडीगढ़ को फॉलो करना पड़ता। मतलब एक प्रकार से सेंट्रल की जो अथॉरिटी है चंडीगढ़ पर वो आ जाती, और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है आर्टिकल 240 का। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि फिर पंजाब को प्रॉब्लम क्या है। देखो, इसको आप
आपको थोड़ा सा हिस्टोरिक तरीके से देखना होगा। हिस्ट्री में क्या हुआ है, फेडरल कंसर्न क्या है, ये सब चीज़ों के नज़रिए से आपको देखना होगा, तब समझ में आएगा कि पंजाब को इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। देखो, सबसे पहला है कि पंजाब हमेशा से चंडीगढ़ को क्लेम करता है। क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पंजाब की जो कैपिटल लाहौर, अब लाहौर तो आप सब जानते हैं पाकिस्तान के पास चली गई, तो इसीलिए चंडीगढ़ को एक तरह से रिप्लेस किया गया। मतलब कि लाहौर की जगह जो चंडीगढ़ है वो मेन सेंटर पॉइंट हो जाएगा, जो भारत का पंजाब है उसका कैपिटल बन जाएगा। तो पंजाब सीज चंडीगढ़ हैज एज इनहेरेंटली इट्स कैपिटल, और कोई भी स्टेप अगर लिया जाता है ऐसा जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी आती है चंडीगढ़ के ऊपर, तो इसीलिए पंजाब का जो क्लेम है चंडीगढ़ को लेकर वो खतरे में आ जाता है। फिर दूसरा है कि पंजाब को डर यह है कि अगर यहां पर चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में डाला गया और एक सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया, तो इससे जो पंजाब का इन्फ्लुएंस है अपने खुद के कैपिटल के ऊपर वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और जो सेंटर का डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक स्टेट सेंसिटिव टेरिटरी बन जाती है, जो चंडीगढ़ की हम बात करते हैं। फिर तीसरा आपको पता होना चाहिए हिस्टोरिकल प्रोमिसेस। क्या है कि पहले अगर आप देखोगे तो केंद्र सरकार में, मतलब सेंटर में जितनी भी सरकारें नहीं हैं, उन्होंने यहाँ पर बार बार अश्योरेंस दिया है पंजाब को कि देखिए चंडीगढ़ आप ही का है, और हमेशा से एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट रहा है चंडीगढ़ को लेकर कि अल्टीमेटली चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को ट्रांसफर किया जाएगा। ये हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया। और पॉलिटिकल टाइमिंग और ऑप्टिक्स भी आपको समझना है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बार बार सेंटर के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, और परसेप्शन एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि जो सेंटर है वो कुछ ऐसे चेंजेस कर रही है चंडीगढ़ के साथ विदाउट कंसल्टिंग पंजाब। अगर आपको कुछ करना भी है, प्रॉब्लम भी है, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो पंजाब के साथ पहले बात करो, तब इस तरह के स्टेप उठाओ। तो ये आपको थोड़ा सा ऑप्टिक्स भी समझना है। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको पता हो, हरियाणा को एक अलग स्टेट बनाया गया था, पंजाब से अलग किया गया था। तो उस समय चंडीगढ़ एक कॉमन कैपिटल बना था, जो एक यूनियन टेरिटरी बना चंडीगढ़, और कॉमन कैपिटल बन गया पंजाब और हरियाणा दोनों का। तो ये ऐसा नहीं था कि परमानेंट था, ये अश्योरेंस दिया गया एक तरह से, और पंजाब को भी ऐसा लग रहा था कि ये टेम्पररी प्रोविजन है। आगे चलकर जब हरियाणा में डेवलपमेंट होगा, कुछ नए सिटीज़ आएंगे, तो इसकी वजह से हरियाणा का अपना खुद का कैपिटल कोई बन जाएगा, और चंडीगढ़ को अपना पूरी तरह से मतलब जो है पंजाब का कैपिटल बना दिया जाएगा। ऐसा पंजाब को लग रहा था कि ये टेम्परेरी बेसिस पर लाएगा, लेकिन अभी तक आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का ही कैपिटल बना हुआ है। इसको लेकर कई आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं। बोला यह जाता है कि हरियाणा को, गुड़गांव को अपना कैपिटल बना लेना चाहिए। गुड़गांव में वैसे ही इतनी समस्याएं हैं, कैपिटल बनेगा तो फोकस इधर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सुधार भी होगा। तो खैर जो भी है, ये आपको थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव समझना है, और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है। चंडीगढ़ को एज अ कल्चरल सक्सेसर देखा जाता है लाहौर का। इसी की वजह से चंडीगढ़ एक इमोशनल और पॉलिटिकल इशू बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पंजाब को प्रॉब्लम क्या है, और इसीलिए जैसे ही ये पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने वाली है, इसकी वजह से भगवंत मान सभी ने, चाहे वो पंजाब की जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। अच्छा, इमीडिएट डेवलपमेंट में आपको बता दूं, जैसे ये विरोध स्टार्ट हुआ उसके बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है, जो अमित शाह जिसके मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि देखो अभी ये जो बिल है ये कंसिडरेशन में है, अभी इसको लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, विंटर सेशन में हम ये बिल नहीं लेकर आएंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सफाई दी है। और इसी की वजह से आप देखो तो कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा है कि देखो केंद्र सरकार कोई स्टेप पहले लेती है बाद में सोचती है, पहले सोचना चाहिए फिर बाद में स्टेप लेना चाहिए। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि ये पंजाब के अधिकार के ऊपर अटैक है और ये फेडरलिज्म को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन अब यही आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या हो सकता है। देखो अब देखना होगा कि अभी तो केंद्र सरकार कह रही है कि विंटर सेशन में हम बिल नहीं लाएंगे, तो क्या आगे चलकर बिल आएगा, मतलब अगले वाले उसके अगले सेशन में आएगा, बजट सेशन में या फिर जो भी है, ये देखने वाली बात होगी। और ऑफिशियल ड्राफ्ट टेक्स्ट कैसा होने वाला, अगर मान लो सरकार बिल भी लेकर आती है तो उसमें क्या चीज़ें लिखती है सरकार, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा, क्या होगा, वो देखने वाला होगा। फिर पंजाब का अगला मूव क्या होता है, हो सकता है पंजाब सरकार असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेकर आए, एक लीगल चैलेंज लेकर आए, जो भी है देखना होगा। और हरियाणा का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि चंडीगढ़ अभी भी ध्यान रखिएगा हरियाणा का भी कैपिटल है, तो हरियाणा का क्या स्टैंड होता है इसको लेकर देखना होगा। खैर जो भी है,
केंद्र सरकार ने जब सफाई दी तो भगवंत मान का ये आप देख सकते हो ट्वीट उनका आया है कि मैं खुश हूं कि केंद्र सरकार ने ये बिल को विड्रॉ करने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ फ्यूचर में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है चंडीगढ़ को लेकर तो पंजाब के साथ बातचीत करके, बिना बातचीत के कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा विवाद था, ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी हमने आर्टिकल 240 की बात की, क्या बता सकते हो अंडर आर्टिकल 241 हाई कोर्ट्स में बी स्टैब्लिश्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, इनमें से कौन से एरियाज के लिए हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 241? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2027 में देने वाले हैं तो अभी से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो काफी अच्छी प्रिपरेशन, अच्छा टाइम मिलेगा आपको। तो इसी की वजह से यहाँ पर प्राइस लेस है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। अगर आप बैच लेना चाहो तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर। दोस्तों यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।